Hey, good morning to all of you. I am D. वेलकम टू स्टडी विद टी। स्टार्ट वेयर यू आर। मैं हूँ डी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी विद डी में, जहाँ पर हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का मोटिवेशनल मंत्र देख लेते हैं। मोटिवेशनल मंत्र क्या है? बहुत अच्छी बात बोली गई है यहाँ पे। बोला देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, मगर कुछ तो बनो, देर से बनो मगर बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछेंगे। मीन्स आप जैसे जैसे पहुंचते जाओगे तो ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो, वो ये पूछेंगे आपके पास क्या है, आप अभी क्या हो। अपने आप को ऐसा इस लेवल पे खड़ा करो कि लोगों को आपको अपना इंट्रोडक्शन देने में शर्म ना आए, या फिर इंट्रोडक्शन देना ही नहीं पड़े। वो सामने जाए तो समझ जाए कि अच्छा ये कौन है, ऐसा ही है, अच्छा ये कलेक्टर है, या फिर ये बात करते हैं ये इस पोस्ट पे उस पोस्ट पे, तो ये ऑटोमेटिक आपका इतना रुतबा हो समाज में। नाउ कम टू द डिस्कशन। यदि बात करते हैं हमारे पॉलिटी एमसीक्यू से रिलेटेड, आपको यह एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उसको आप नीचे अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए। जो भी गलत है होने दीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो गया तो भी उससे आपका फायदा है कि आप जब एग्जाम में देखोगे और क्वेश्चन यदि फंस जाता है तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा मेरा उस टाइम पे मैंने अटेम्प्ट किया था तो ये गलत हो गया था, तो अब इसे हम सही करना चाहिए, तो आप इसे सही भी कर पाएंगे। और एक और चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि जो भी आपके जो आंसर आप लोग देते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको हम जो भी आपका विनर होगा, जो भी सही आंसर देंगे उसको हम इसमें बताएंगे, उसका नाम मेंशन करेंगे हमारे वीडियो में। ऐसा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि जिसने एक बार सही आंसर दे दिया उसका दूसरी बार नाम इसमें मेंशन नहीं होगा। जितनी बार आपके सही आंसर होंगे हम कोशिश करेंगे उसमें से टॉप कमेंट्स को इसमें शो करने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है ऐड किया गया था संविधान में 42वें संविधान संशोधन के थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में? फर्स्ट वन बोल रहा है आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इन समान वेतन किसके लिए? मैन एंड वुमेन के लिए। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन रहेगा वर्कर का मैनेजमेंट और इंडस्ट्रीज में। फिर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। राइट टू वर्क है, किसमें वर्क है, एजुकेशन है और पब्लिक असिस्टेंस है। और सिक्योरिंग लिविंग वेजेस एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क ऑफ वर्क टू वर्कर्स। हम सिक्योर करेंगे लिविंग वेज, ह्यूमन कंडीशन, वर्क करने के लिए जो भी वर्कर्स होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है आपका? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। पार्टिसिपेशन रहेगा वर्कर्स का किसमें? मैनेजमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज में। इसको किससे जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन जब किया गया था तो इसमें 4 नई नीति निर्देशक तत्व, 4 नए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े गए थे। तो ये चारों क्या है हम देख लेते हैं जरा एक बार। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हमें क्या करना है? अपॉर्चुनिटी को सिक्योर करना है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए हमें अपॉर्चुनिटी को क्या करना है? सिक्योर करना है। यह आर्टिकल 39 के अंतर्गत ऐड किया गया था। आर्टिकल 39A की बात करें, ये जो आपके लेटर्स लिखे रहते हैं ना, तो ये भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेंडमेंट के थ्रू इनको संविधान में ऐड किया गया है। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो पुअर यानी गरीब लोग हैं उनके लिए इक्वल जस्टिस, सभी के लिए समान जस्टिस होगा और उनको फ्री लीगल एड दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। टू मेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, हम सिक्योर करेंगे किसका? पार्टिसिपेशन वर्कर्स का, किसमें? मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए जो आपका पार्टिसिपेशन रहेगा वर्कर्स का, उसको हम सिक्योर करेंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमें प्रोटेक्ट करेंगे किसको? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे एनवायरनमेंट को किस चीज़ के लिए? सेव करने के लिए फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए फॉरेस्ट आदि को हम क्या करेंगे? हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिकल 48A के अंतर्गत आता है। तो कई बार आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन से डीपीएसपी जोड़े गए थे, तो 4 इसमें जोड़े गए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का के रेफरेंस के अनुसार द डीपीएसपी
कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, ये जो डीपीएसपी क्या करते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं किसके ऊपर, लेजिस्लेटिव फंक्शन के ऊपर या एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ऊपर। ए बोल रहा है ओनली फर्स्ट, बी बोल रहा है ओनली सेकंड, सी बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड और डी बोल रहा है नाइदर वन नॉर टू। सो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज जो नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। तो यदि बात करते हैं डीपीएसपी पॉलिसी के बारे में, ये डिनोट क्या करती है, आइडियल्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉ। मींस ये क्या होता है, आपके आइडियल्स हैं जो स्टेट ध्यान में रखेगा कब, अपनी लॉ को बनाते समय, अपनी पॉलिसी को बनाते समय। These are the constitutional instruction, ये आपके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक इंस्ट्रक्शन, संवैधानिक सलाह है, रिकमेंडेशन है, किसके लिए, स्टेट की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए। क्या आप जब भी कुछ बनाएं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखें, किसमें, पब्लिक वेलफेयर के लिए। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथर किसका, आपके ग्रेनविल ऑस्टिन की बात करें तो उन्होंने डीपीएसपी को क्या माना है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन माना गया है ऑफ द स्टेट, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन माना है स्टेट्स का। तो इस तरीके से ये आपका ये जो डी वाला है नाइदर वन नॉर टू वाला आपका करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिलेटिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ। यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोई भी आपका, उसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट है वो किसका ओपिनियन लेंगे, किसका ओपिनियन वो ले सकते हैं। सो ए बोल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी बोल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी बोल रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और डी बता रहा है स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो रहते हैं हमारे, ओपिनियन लेते हैं किसका, इलेक्शन कमीशन का, किस मैटर से रिलेटेड, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड इशू में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन अंडर सेपरेट आर्टिकल्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा है आर्टिकल, कौन सा सेपरेट आर्टिकल रखा गया है भारत के संविधान के भाग 3 में, किस चीज के लिए, इंडिया पर्टेनिंग ऑफ टू फंडामेंटल राइट। सो एबोलिशन ऑफ द टचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल मीन्स छुआछूत को खत्म करना, टाइटल्स यानी जो उपाधियां दी जाती थी उनको खत्म करना, या फिर फ्रीडम होगा किसका, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम है आपको पेमेंट ऑफ टैक्सेस का प्रमोट करने के लिए, किसी चीज के, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन का आपका क्या है, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? ए बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, सी बी बोल रहा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सी बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ और डी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सो विच वन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें है। मींस एवोल्यूशन टचेबिलिटी की बात करें तो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में क्या आता है, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 की बात करें तो टाइटल्स यानी जो आपकी उपाधियां दी जाती थी उनका अंत। आर्टिकल 27 के अंतर्गत फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ द एनी पार्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 29 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मींस माइनॉरिटी के जो प्रोटेक्शन की हमें ये बात करता है। अब आप ये बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बात करता है कि जो माइनॉरिटीज रहती हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडिया के अंतर्गत। तो भारत में जो माइनॉरिटी हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किस संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। आपको कंसीडर करना है, बताना है इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। स्पीकिंग ऑन आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 पर बात करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संवैधानिक सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि आर्टिकल 32 है ये वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और रीजन बोल रहा है आर्टिकल 32 प्रोवाइड इफेक्टिव रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 क्या है,
ये क्या करता है, इफेक्टिव रेमेडाइज यानी संवैधानिक उपचार देता है। किसके लिए, कब देता है ये, जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाए, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाए। सो इसमें से कौन सा आपका सही होना चाहिए, ए बोल रहा है कि आपका एसरेशन सही है, और एसरेशन और रीजन दोनों आपके सही है, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बी बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, मगर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, ए का। सी बोल रहा है ए ट्रू है मगर आर क्या है, फॉल्स है, और डी बोल रहा है ए फॉल्स है मगर आर क्या है आपका, ट्रू है। सो विच वन इज द करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड आर, ये आपके दोनों ही सही हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने क्या कहा था, एंड वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ये आत्मा है। और बात करते हैं इसके बाद इसका आर्टिकल 32 जो है आपको इफेक्ट प्रोवाइड करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि आपके मूल कर्तव्यों का फंडामेंटल मूल अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। Now come to the next question. Right to information is in India is a right to information, ये तो बहुत ज़्यादा है आपका कि RTI की बात करें, right to information एक ये क्या है अब भारत में, ये क्या फंडामेंटल राइट है या फिर ये लीगल राइट है, ये फंडामेंटल या लीगल राइट दोनों है, या फिर ना ही फंडामेंटल राइट है ना ही लीगल राइट है। सो विच वन इज द राइट, सो द राइट आंसर इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट है हमारा क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आपको ये बताना है कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया था जब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा जजमेंट है और कब आया था, किस डेट में आया था, जिसमें फंडामेंटल राइट को राइट टू इन्फॉर्मेशन घोषित किया गया था। ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर करेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड द एक्सप्रेशन टू ऑल इट्स सिटीजन सब्जेक्टेड टू। जो भारतीय संविधान है वो गारंटी देता है किसका, फ्रीडम ऑफ थॉट की, एंड एक्सप्रेशन टू ऑल इट्स सिटीजन सब्जेक्ट टू। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन सभी नागरिकों को। फर्स्ट बता रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल के इम्प्लीमेंटेशन पर, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पर, या राइट टू इक्वलिटी पर। क्या कहता है, किस सब्जेक्ट पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट देता है। सो ए बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी बोल रहा है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी बोल रहा है फर्स्ट ओनली, और डी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। सो विच वन इज द करेक्ट, कौन सा इसमें आपका सही होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज ओनली फर्स्ट, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यदि हम भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जाएंगे तो भाग 4 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स भारत का संविधान ये प्रोवाइड करता है कि जो DPSP है, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं, ये पॉलिसी क्या करती है, ये कैटेगरीज हैं, फॉलोइंग कैटेगरीज इसमें बनाई गई हैं। कौन कौन सी आपकी हो गई, सोशल जस्टिस हो गई, इकोनॉमिक वेलफेयर हो गई, फॉरेन पॉलिसी हो गई, एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इसमें आपका आ गया। तो ये फ्रीडम इंडिया ये गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की। अभी आपको पता होगा इंडिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, ये आप मुझे बताएंगे कि इंडिया की रैंक कितनी है, और 2020 में कितनी थी, ये रैंक आप मुझे बताएंगे। और इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाया गया है, उसकी जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा वीडियो है, उसे देखने पर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। सो मैं रिकमेंड करता हूं आपको, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 30 की बात करें, अनुच्छेद 30 की बात करें भारतीय संविधान के, वो डील करता है किसके साथ, डील करता है अनुच्छेद 30। तो पहला बता रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। सेकंड बता रहा है राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन। तीसरा बता रहा है आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैनेज एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और बात करते हैं कल्चर एंड एजुकेशन राइट ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी, कल्चर या
कल्चर या कल्चर और एजुकेशनल राइट्स मेजोरिटीज कम्युनिटी से रिलेटेड। सो इसमें कौन सा आपका सही होना चाहिए? अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर इसी क्वेश्चन में आपका छुपा हुआ है कि आर्टिकल 30 किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंसस, अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का अधिकार है। राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, अपने धर्म का प्रचार करने का। एस्टेब्लिश कर सकते हो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसके लिए? माइनॉरिटीज़ के लिए। और कल्चर एंड एजुकेशन राइट किसको दिया जाएगा? मेजोरिटी कम्युनिटी को, कम्युनिटी को। तो इसमें से आपका कौन सा सही होना चाहिए? सो द राइट आंसर इज, ये बात करता है, ये जो आपका सी है, माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ क्या कर सकते हैं? आपके एजुकेशनल माइनॉरिटीज़ जो है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं भारत के अंतर्गत। ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत बात की गई है, संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बात की जाती है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा आर्टिकल है, कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो देवनागरी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है भारत की? तो बात करते हैं आर्टिकल 343, आर्टिकल 348, आर्टिकल 154 या आर्टिकल 156। इसमें आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? सो विच वन इज द राइट? सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 343। यदि आर्टिकल 343 की हम बात करें तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत जो डिक्लेयर किया गया है हिंदी देवनागरी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। 343 के अंतर्गत देवनागरी क्या हो गई? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई किसकी? भारत की। आर्टिकल 348 के बारे में यदि हम बात करें तो ये बात करता है लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। मीन्स आपको एक क्वेश्चन देके पूछ लिया कि कौन सा आर्टिकल है इनमें से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, तो आपका 348 इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप बात करें आर्टिकल 154 के बारे में, तो ये क्या करता है? डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर रहती है जो स्टेट्स की, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 154। और बात करें आर्टिकल 156 की, तो आर्टिकल 156 क्या करता है? ये टर्म बताता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ऑफिस ऑफ द गवर्नर का टर्म बताता है। अब आप बात करें, देखते हैं, यदि हम नॉर्मली बात करें हम, तो आप बोलेंगे कि यार ये इतने सारे अनुच्छेद, ये सब हमें याद करना पड़ेगा कि जितने सारे अनुच्छेद आप तो पढ़ाए जा रहे हो। तो इसमें ऐसा है कि ये जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके डिस्कशन में रहते हैं, करंट में रहते हैं, मीन्स न्यूज़ में रहते हैं, प्रेजेंट में। तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब आर्टिकल 343 की बात करेंगे तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें बात किया था कि मातृभाषा में आपको क्या करना है, मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है। तो 343 इस तरीके से आपका किस में आ गया? न्यूज़ में आ गया। 348 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपकी जो लैंग्वेज यूज़ करना है, तो ये भी अभी आपका करंटली न्यूज़ में था। और 154 की बात करें तो आप केरल में चले जाओगे, आंध्र प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के लिए ये भी आपका अभी करंट में न्यूज़ में था। और 156 डिक्लेयर ऑफ द गवर्नर की बात करेंगे तो जैसे अभी पांडुचेरी के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, या फिर इन आप MP की बात करें जो नए गवर्नर बने हैं वहाँ पे, और किसी भी स्टेट में जैसे अभी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, तो आर्टिकल 156 आपका क्या आ जाता है? वो आपका न्यूज़ में आ जाता है। तो इस तरीके से आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन उठा के करंट में आ जाते हैं, और आप सोचते हैं कि यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो क्वेश्चन उठ के कहाँ से आया? यहाँ से आया। हमने तो डिस्कशन किया है और आपने भी इसे सुना है, तो बिल्कुल आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्म ऑफ ओथ और affirmation for which of the following official are mentioned in the third schedule of the Indian Constitution? इनमें से कौन सा है ओथ एंड और अफर्मेशन भारतीय संविधान के तीसरे शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में क्या है मेंशन किया गया है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG के बारे में, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन CEC के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर अटॉर्नी जनरल के बारे में। सो विच वन इज द करेक्ट? ए बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी बोल रहा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और डी बता रहा है फर्स्ट एंड थर्ड। सो इसमें आपका कौन सा करेक्ट होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज
डी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो थर्ड शेड्यूल में जो आता है भारतीय संविधान के तीसरे शेड्यूल में आता है, इसमें आपका ये आपका CAG और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। द फॉर्म ऑफ ऑथ एंड अफर्मेशन ये किस में रखा गया है, थर्ड शेड्यूल में रखा गया है भारतीय संविधान के। और ये मेंशन थर्ड शेड्यूल की बात करें तो थर्ड शेड्यूल में आपके कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 75 का चौथा मीन्स 75 99 आर्टिकल 99 आर्टिकल 99 आर्टिकल 124(6) आर्टिकल 148 का 2 आर्टिकल 164 का 3 और 188 और 219। मीन्स ये ज़्यादा याद रखने वाली आपकी बात नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि यदि ऑथ के बारे में बात करेंगे आप तो थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत किसकी आ जाती है, आपकी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जो है आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG के बारे में इसमें आ जाता है। सो ये था हमारा आज का प्यारा सा डिस्कशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। यदि नहीं भी किया है, आपको ये सेशन पसंद नहीं आता है तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक करने के बाद उसका रीज़न ज़रूर बताएं। और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद डी पर टेलीग्राम पर, जहाँ पर मैं अपने आपके जो बुक्स हैं, जो भी आपकी नीडी बुक्स हैं, ज़रूरत पड़ती है जिन बुक्स की, उसको भी मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और इस PDF की भी इस लेक्चर की जो PDF है आपको, वो भी मैं वहीं प्रोवाइड करवा देता हूँ। और फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पर आप स्टडी विद डी नाम से मुझसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे तो हमारा चैनल है ही सही स्टडी विद डी, जो आपके साथ स्टडी कर रहा है। मीन्स मैं हूँ डी और जो आपके साथ स्टडी कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब और स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।